बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे बेटियों अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले लेक्चर में एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हमने स्टार्ट कर दिया था और आज उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। एक पेज 6 पे लास्ट पैराग्राफ में एक मेरे पास जो बुक है वो ओल्ड एडिशन है, उसमें एक लफ्ज़ की मिस्टेक है, वो मैं व्हाट्सएप पे फिर आपको ठीक करवा दूँगा। और हम आज के लेक्चर तो जा रहे हैं। आज का लेक्चर है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटाट। मुख्तलिफ हैबिटाट में, मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले एनिमल्स में कौन से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो एनिमल्स जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में रहते हैं उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी अल्लाह ने उसी तरह रखे हुए हैं उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से। किसी में एमोनिया, जो 3 मेजर है उनमें से, किसी में एमोनिया, किसी में यूरिया, किसी में यूरिक एसिड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इनका इस टॉपिक को, कोशिश की है कि इजी फॉर्म दे दें हम इसको, ताकि हम इसको ठीक तरह से तैयार कर सकें। तो यहाँ से हम एमोनिया से स्टार्ट ले रहे हैं। तो हम कहेंगे एमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक as compared to urea and uric acid. These are the 3 major excretory products in various groups of animals. Ammonia is very toxic. It is produced in many aquatic animals. पानी में रहने वालों में प्रोड्यूस होता है और it is very toxic. बहुत जहरीला है उनकी बॉडी के लिए और उनकी मेटाबॉलिज्म के दौरान ही प्रोड्यूस हो रहा है। वो डीएमाइनेशन के ज़रिए से, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से तो प्रोड्यूस होता है जब, तो ये वेरी टॉक्सिक है। इट मस्ट बी केप्ट इन लो कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, और इसीलिए क्योंकि टॉक्सिक है, इट्स लेवल मस्ट नॉट राइज इन द बॉडी, अदरवाइज दे विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। लिहाजा इन एनिमल्स के लिए लाजिम है कि इमीडिएटली जो ही प्रोड्यूस हो साथ साथ इसको बॉडी से रिमूव कर दें, अदरवाइज़ उनके बॉडी सेल्स को डैमेज करेगा। तो इसीलिए क्योंकि ये टॉक्सिक है, लिहाजा अल्लाह पाक ने इसको बहुत सॉल्युबल बनाया हुआ है, हाईली सॉल्युबल वाटर, पानी में इमीडिएटली डिज़ोल्व हो जाता है और डिज़ोल्व होकर बॉडी से बाहर साथ साथ रिमूव होता रहता है। और इन एनिमल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट इट, क्योंकि सॉल्युबल है। 500 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट just 1 ग्राम ऑफ एमोनिया। तो बहुत ज़्यादा पानी, क्यों इनको पानी इजीली अवेलेबल है तो बहुत सारा पानी इसको डिज़ोल्व करके बहा के साथ ले जाता है बाहर। दूसरी तरफ आए अगर हम यूरिया वाले एनिमल्स में, तो यूरिया प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स की एग्जांपल भी हम एंड पे लेते हैं तीनों की। कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू एमोनिया इट इज़ लेस टॉक्सिक एंड मस्ट बी केप्ट इन लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन क्योंकि टॉक्सिक तो है ही थोड़ा, अगर उससे थोड़ा है सही, लिहाजा बॉडी में इसका लेवल भी नहीं बढ़ना चाहिए। एज़ कम्पेयर टू एमोनिया इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर। पानी में एमोनिया की निस्बत कम सोल्यूबल है, ताहम है सोल्यूबल। और लेसर अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट इट। वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसको जिसमें से बाहर वॉश करने के लिए, ले जाने के लिए इसको निस्बतन कम पानी चाहिए। तो जहाँ स्टार बनाया हुआ है ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये एमसीक्यू है एक तरह का। बस ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए वहाँ हमने कहा 500 ml ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ एमोनिया। इधर है 50 ml ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिया टू बी एक्सक्रीटेड। 50 ml पानी चाहिए इनको, क्योंकि ये पानी में नहीं रहते, इनको रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई मिलती है पानी की, मुनासिब मिकदार में मिलता है पानी, इनको वाफिर मिकदार में मिलता है पानी। और मैं एक मरतबा फिर पेज को नीचे ला रहा हूँ, स्टार्ट जहाँ से किया था, कुछ इसकी मैं लाइनें बता दूँ आपको यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड को इट इज़ लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम जहरीला ये है, एमोनिया और यूरिया के लीस्ट टॉक्सिक है। कैन बी केप्ट इन बॉडी टेम्परेरीली, कुछ देर बॉडी में रुक भी जाएगा तो इसको नुकसान नहीं है बॉडी को। और लेकिन ये है इनसॉल्युबल,
और इनसॉल्युबल होने की बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह है कि इन एनिमल्स की बॉडी में पानी, जिन एनिमल्स में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इनको पानी बहुत कम अवेलेबल है, लिहाजा पानी इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी यूरिक एसिड के साथ बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत ही कम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ इनकी बॉडी को नुकसान होगा, पानी का लॉस हो जाएगा, डेथ हो सकती है एनिमल की। इसीलिए इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मिनिमम वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट इट। उधर लार्ज अमाउंट, यूरिया की लेसर अमाउंट एज कम्पेयर टू एमोनिया, इस सबसे कम इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। और कितना उसका 500 था ml, इस यूरिया का 50 ml, और इसमें जस्ट 1 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। तो बहुत ही कम पानी लॉस होता है इनका। और अब हम सेंटेंस 6 की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ज़रा 6, एक्सक्रीटेड इन एनिमल्स ऑफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। एमोनिया जो है वो ऐसे एनिमल्स में जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का आपको पता है, जहाँ पे साल्ट बहुत कम है, यानी ये जो दरियाओं का, झीलों का, नदियों का पानी है वो वाला, ये सारा हाइपोटोनिक है। और यूरिया जो है इट इज़ एक्सक्रीटेड इन एनिमल्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई, जिनको पानी कम मिकदार में निस्बतन मिलता है, या कह दीजिए सूटेबल अमाउंट में मिलता है, वाफिर मिकदार में नहीं मिलता। और इधर यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन एनिमल्स ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द एरियाज वेयर वाटर इज़ इन वेरी शॉर्ट क्वान्टिटी, बहुत कम पानी इनको अवेलेबल होता है। तो शदीद कमी है जहाँ पे पानी में, सहराओं वगैरह में, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एमोनिया एक्सक्रीटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एमोनोटेलिक, याद रखिएगा। यूरिया एक्सक्रीटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। तो एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, उसका भी आपको क्लियर होना चाहिए, अगरचे बुक में नहीं है इस तरह से। एमोनोटेलिक वो एनिमल है जो एमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है, एंड एमोनोटेली इट इज़ ए कंडीशन, इट इज़ ए स्टेट, वो हालत है जिसमें कोई एनिमल एमोनिया को एक्सक्रीट करता है। और यूरियोटेली इट इज़ ए कंडीशन in which an animal excretes urea. It is a condition in which an animal excretes uric acid. The ammonotely is a condition in which animals excrete ammonia. और इसकी एग्जाम्पल्स में मोस्ट aquatic animals including fish, ये हो गया एमोनोटेलिक का, यानी एमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स जो हैं। उधर यूरिया वाले जो हैं एक्सक्रीट करने वाले मैमल्स हैं, इंसान सारे, और सारे मैमल सारी दुनिया के सब में यूरिया प्रोड्यूस होता है। मोस्ट एम्फीबियंस, ये फ्रॉग वाला जो ग्रुप है, और कुछ फ़िश जैसे कार्टिलेजियस फ़िश, शार्क है, एंड सम बोनी फ़िश, ये एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिया को। और उधर यूरिक एसिड को हमने कहा ये वो एनिमल्स हैं जिनको अपनी लाइफ में पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, शॉर्टेज होती है इनकी पानी की, इनकी बॉडी में, उनमें यूरिक एसिड है। दीज आर द बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैनी रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल। इनमें से, इन एग्जांपल्स में से कोई एक वर्ड आपके MCQ में अपीयर हो सकता है कल को, तो याद रखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, नंबर 8 से आगे जा रहे हैं, ये एंड पे इख्तिताम की तरफ। तो ये एमोनिया के पॉइंट्स और यूरिया के पॉइंट्स, और ये आप पैराग्राफ फॉर्म में इनको लिखते हैं, आप इन्हीं पॉइंट्स को, एमोनिया के भी 1 2 3 4 8 पॉइंट्स, और ऐसे यूरिया के, ऐसे यूरिक एसिड के लिख दीजिए। आपने 1 2 3 तो जस्ट आपको याद करने के लिए, आप सिंपली नंबरिंग ना करें, सेंटेंसेस लिखते जाएं कंटिन्यूसली। अब आगे लिखा हुआ है कि वो तो पानी में जो है एनिमल्स रहते हैं जिनको बहुत ही अवेलेबल वाटर जो है बहुत ही वाफिर मकदार में है, उनमें ये है एमोनिया। और यूरिया और यूरिक एसिड का था जो है यूरियोटेली, यानी यूरिक एसिड की जो प्रोड्यूस करने की कंडीशन है यूरिया की और यूरिक एसिड की, यूरियोटेली एंड यूरिकोटेली आर एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एवोल्यूशन के प्रोसेस में जब चेंजेस आ रही थी, माहौल चेंज हो रहे थे,
तो हमें पता है फर्स्ट लाइफ स्टार्टेड इन वाटर, और उसके बाद फिर एवोल्यूशन के ज़रिए से चेंजेस आई हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो किसी माहौल में, कुछ एनिमल किसी माहौल में, तो आपने अपने माहौल के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया। अल्लाह ने इनको वो माहौल, जिस तरह का माहौल था उसी तरह का एक्सक्रीटरी वेस्ट दे दिया, नाइट्रोजन वेस्ट दे दिया। जिनको मुनासिब मकदार में पानी अवेलेबल है वो यूरिया रेस्ट्रिक्टेड है, जिनको महदूद मकदार में मिलता है, जिनको बहुत ही कम मिलता है उनमें यूरिक एसिड। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपने ये ड्रा करना है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिया साइकिल ड्रा कीजिए सिंपली, और इसकी डेफिनेशन, यूरिया साइकिल इट इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे, केमिकल रिएक्शन का पाथवे है, प्रोसेस है, सीरीज़ है रिएक्शन की, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर कॉल्ड यूरिया साइकिल। यानी वो केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान यूरिया प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, उन स्टेप्स का नाम यूरिया साइकिल है। एंड इट टेक्स प्लेस ऑन लिवर, और हमारे लिवर में यूरिया साइकिल हो रहा है, यूरिया प्रोड्यूस होने के स्टेप्स हो रहे हैं। और इसका हम स्टार्ट लेंगे यूरिया साइकिल का। हमारी बॉडीज़ में अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हो रही है, और अमाइनो एसिड जो होते हैं दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सम अदर कंपाउंड, दे आर बीइंग कैटाबोलाइज्ड, दे आर बीइंग ब्रोकन डाउन। जब ये अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर तो दे आर कन्वर्टेड इनटू एमोनिया, और ये जो फ्री एमोनिया बनता है इट इज़, हमने अभी जस्ट कहा था, इट इज़ वेरी टॉक्सिक, सो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज़ यूरिया। एंड यूरिया प्रोड्यूस करने का प्रोसेस ही यूरिया साइकिल है। तो हाउ इज़ यूरिया बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कन्वर्टेड फ्रॉम एमोनिया। हमारे लिवर के अंदर एमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है यूरिया में, यूरिया साइकिल। और उसके हम स्टेप्स देखते हैं कि हाउ इज़ एमोनिया बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन यूरिया साइकिल। तो ये स्टेप्स दिखा रहा हूँ मैं अब आपको इस डायग्राम के। ये देखिए ज़रा, आपने यूरिया साइकिल का स्टार्ट लेना है इस जगह से, फ्रॉम ऑर्निथीन। ऑर्निथीन इसका प्रिकर्सर कहलाता है, पेरेंट मॉलिक्यूल कहलाता है, इनिशियल मॉलिक्यूल कहलाता है, जहाँ से हमने इसका स्टार्ट लेना है। तो ऑर्निथीन सिंपली आपने ये ड्रा करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट यही 5-7 वर्ड्स आपको आने चाहिए, और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो मैं एक आधा वर्ड है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो एमोनिया, ऑर्निथीन reacts with ammonia and CO2 and is converted with the help of enzymes into citrulline, and citrulline then is converted into arginosuccinate by addition of another ammonia। एक और अमोनिया शामिल हो जाता है सिट्रोलिन के साथ मिलके, रिएक्ट करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम्स आर्जिनोसक्सिनेट में। आर्जिनोसक्सिनेट इज देन कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम। और आर्जिनिन, ये सारे अमाइनो एसिड के नाम हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं, ऑर्निथीन और आर्जिनिन और सिट्रोलिन और आर्जिनोसक्सिनेट, ऑल दीज आर अमाइनो एसिड्स। तो इन अमाइनो एसिड्स में आर्जिनिन इज़ फाइनली कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। इसका नाम आपको आना चाहिए। हर स्टेप पे एंजाइम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हमारी बुक ने जस्ट ये एक एंजाइम दिया हुआ है, आपने इसका नाम बस याद रखना है। आर्जिनेज, इट इज़ द एंजाइम विच कन्वर्ट्स आर्जिनिन इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन। तो अगेन यूरिया को सेपरेट करके तोड़ के दो हिस्से कर दिए, एक का नाम ऑर्निथीन है, दूसरे का नाम यूरिया है। यूरिया साइकिल से बाहर चला गया और ये बॉडी में, लिवर में प्रोड्यूस हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे, और वहाँ से बॉडी से बाहर चला जाएगा यूरिन के साथ। और ऑर्निथीन विल अगेन बी यूज्ड इन द नेक्स्ट यूरिया साइकिल। तो नेक्स्ट यूरिया साइकिल फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आर्जिनिन को फाइनली आर्जिनेज एंजाइम ने, आपको याद है एंजाइम्स के एंड, नाम के एंड पे एज आता है, और ओज किन के नाम के एंड पे आता है, शुगर्स के नामों के, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये ऑर्निथीन फिर दोबारा प्रोड्यूस हो गया और अगला यूरिया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको भी, ये जो अभी जस्ट टॉपिक एमोनिया यूरिक एसिड वाला जो था, हैबिटाट वाला जो क्वेश्चन था, उसमें आपने बनाना है, हमारी बुक ने वहाँ पे बनाया हुआ है इसको। आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे मैंने दिखा दिया यूरिया साइकिल का। ऐसे आपसे कहा जा सकता है कि यूरिया साइकिल के मेटाबॉलिक पाथवे को ड्रॉ कीजिए, यानी यूरिया साइकिल को बनाइए, इस डायग्राम को।
अब एनिमल्स की एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला सिस्टम मैं हल्का सा आपको और ऊपर शो करके दिखाता हूँ आपको। एक्सक्रीशन हाइड्रा फर्स्ट एनिमल है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट 2-4 लाइनें आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। सिंपलेस्ट है बिल्कुल ये। इसका फाइलम है हाइड्रा एनिमल है, इसके फाइलम का नाम है नाइडेरिया। सी को नहीं बोलना, नाइडेरिया। मशहूर नाम है उस फाइलम का सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, इसके फाइलम का नाम है इस एनिमल के, ये जो हाइड्रा है। और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इसके कौन से इसके अंदर अज़ा हैं बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, जैसे हमारे किडनी होते हैं, इसमें क्या है, नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इस बॉडी। सिंपल एनिमल है क्योंकि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। और वेस्ट जो बन रहे हैं इसकी बॉडी में, एमोनिया, CO2, साल्ट्स, ऑल दीज आर द वेस्ट बीइंग एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी बाय डिफ्यूजन। वेस्ट रिमूवल के लिए डिफ्यूजन, सिंपली नो स्ट्रक्चर्स, बॉडी के जिस्म से सेल्स यहाँ पे हैं, जो रेड लाइन मैंने लगाई हुई है, एक सेल्स की दीवार ये अंदर होती है और एक बाहर होती है। तो 2 सेल्स की लेयर हैं, एक्टो और एंडोडर्म, और इन सेल्स की लेयर में से, इन सेल्स में से जो भी बनते हैं वेस्ट, वो डायरेक्ट डिफ्यूज़ करके बाहर, बॉडी से बाहर पानी में जा रहे होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं। या कुछ अंदर जो बॉडी कैविटी है, यहाँ पे पानी अंदर से, ऐसे ये माउथ है इसका, यहाँ से अंदर भी एंटर होता रहता है, बाहर भी जाता रहता है पानी। जब वो बाहर जाता है तो जिस्म के अंदर के वेस्ट अगर कोई हो तो उनको भी साथ बहा के लेता है, अमोनिया वगैरह को, साल्ट वगैरह को। तो बस इतनी सी जस्ट 2-4 सीधी सादी बातें करनी थी हमने हाइड्रा में। और अब मैं अगला सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया we know it is a flatworm। इन चैप्टर 10 में जब आप जाएंगे, इन एनिमल्स को आप पढ़ेंगे, तो प्लेनेरिया एक एनिमल है और ये फ्लैटवर्म कहलाता है। ऐसे वर्म्स, ऐसे कीड़े जिनका जिस्म फ्लैट है, चिपटा है, बारीक है, जैसे लीफ लाइक, जैसे पौधों का पत्ता सा होता है बारीक सा, इस तरह की इनकी बॉडी होती है। और इसका हैबिटेट जो है एग्जैक्टली इस प्लेनेरिया का फ्रेश वाटर है। और इसी फाइलम के जिसमें ये बिलोंग करता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस इस फाइलम का नाम है, इसके फाइलम का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कुछ और एनिमल्स भी हैं जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं। तो ये जो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, उसमें पानी बाहर से अंदर बॉडी में आता रहता है, लिहाजा इट प्रोड्यूसेस वेरी डाइल्यूट यूरिन। इसमें अमोनिया अगर बॉडी सेल्स में मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी साथ बहा के ले जाएगा। वो जो डाइल्यूट यूरिन है, जो जिसमें पानी बेताश है, वो यूरिन पानी जो है उसके अंदर वो अमोनिया को भी साथ बहा के बॉडी से ले जाएगा, एक्सक्रीट करेगा। और इफ़ द फ्लैटवर्म इज़, कोई ऐसा कीड़ा है जो पैरासाइट है, इट इज़ पैरासाइट को अपने किसी होस्ट में, किसी दूसरे एनिमल बॉडी में पाया जाएगा, और दिस पैरासाइट इज़ आइसोटोनिक टू द होस्ट में की बॉडी के मुताबिक अपने आप को कर लेते हैं, अपने वाटर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को। लिहाजा इसको वो प्रॉब्लम तो नहीं है, पानी साल्ट को रिमूव करने वाला, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये रिमूव करते हैं। ये जो पैरासाइट हैं, नाइट्रोजन वेस्ट जो रिमूव करते हैं वो आम तौर पे अमोनिया है, यूरिया भी हो सकता है स्मॉल क्वांटिटी में, मोस्टली अमोनिया है। तो ये प्लेनेरिया का हमने स्टार्ट लिया है कि कहाँ पाए जाते हैं। और अगर प्लेनेरिया है तो ये पैरासाइट नहीं है, याद रखना, ये फ्री लिविंग कहलाता है, जो पैरासाइट नहीं होते। और ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट आइसोटोनिक होते हैं पानी नमकियात के हिसाब से, और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते रहते हैं, इनको एक्सक्रीट करना पड़ता है। अगले पेज पे जा रहे हैं, इसी को हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसी प्लेनेरिया में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इट इज़ सिंपल ट्यूबुलर। मैं ये डायग्राम पूरी आपको दिखाता हूँ, ज़रा सा ऊपर करता हूँ इसको। इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ज़रा सा मैं यहाँ पर रुकिए, ये देखिए ट्यूब लाइक सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम इसका कहलाता है। इसकी बॉडी में, ये इसकी बॉडी में हमने ट्यूब्स सी बना दी हैं, लंबी सारी एक ट्यूब बना दी है, पाइप से बना दिया हुआ है।
इस साइड पे भी एक पाइप सा बना दिया हुआ है, और फिर छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस दिखा दी हैं। यहाँ से ब्रांच है, ये 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 बहुत सारी ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांच ट्यूबुलर ट्यूब्स पे मुश्तमिल एक नेटवर्क है, पूरा जाल फैला हुआ है इसमें ट्यूब्स का, और इस सिस्टम का नाम रख दिया है प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटो अर्लियर, इब्तदाई, पुराने, क्योंकि ये जो एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं ये पुराने एनिमल्स हैं, ज़्यादा एडवांस्ड एनिमल्स नहीं है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता एनिमल्स नहीं हैं, लाइक बर्ड्स और ह्यूमंस और अदर वर्टिब्रेट्स। ये इनवर्टिब्रेट हैं, इनमें बैकबोन नहीं होती। तो इनमें नेफ्रिडिया जो होते हैं, दीज आर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन की नालियों को कहते हैं नेफ्रिडिया। वो प्रोटो हैं, अर्लियर हैं, पुरानी तर्ज की हैं, सिंपल हैं, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यही जो हमने ये दिखा दी है नाली, यही इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो बॉडी से रिमूव करेगा वेस्ट को। व्हाट इज ए प्रोटोनेफ्रिडियम? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स। ये पूरा जाल है नालियों का, ट्यूब्यूल्स का, जो कि बंद हैं विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। अंदर से अंदर नालियाँ बंद हैं, बाहर की तरफ खुलती हैं, जहाँ पे इसकी ये जो बॉडी कह लीजिए, इसकी जो स्किन है, एपिथेलियम जो है वो ये है, ये बॉडी सरफेस है, ये बाहर वाली लाइन है। इस स्किन में आके इसमें खुलेंगी, जैसे ये नाली आके खुल रही है, जिसको मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया हुआ है, ये यहाँ पे ओपन होंगी एक्सटीरियर की तरफ, और अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं होती है, बंद होती है। ये ब्रांचेस जो हैं, ये इस साइड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये ब्रांच, ये सारी ब्रांचेस जो हैं अंदर वाली साइड पे बंद हैं, बाहर को खुलती हैं बाज़ जगहों पे, जैसे यहाँ पे एक सुराख होता है, यहाँ पे एक सुराख होता है, यहाँ पे एक सुराख है, यहाँ पे एक सुराख है। इन सुराखों का नाम है नेफ्रिडियोपोर्स। तो नेफ्रिडियोपोर्स वो ओपनिंग्स हैं, वो सुराख हैं जिनके ज़रिए से ये नालियाँ बाहर को खुलती हैं और वेस्ट को बाहर भेजती हैं बॉडी से। तो कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम इसके हम पढ़ रहे हैं अब। इसकी बॉडी में जो ये सिस्टम है ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल, जिसका नाम प्रोटोनेफ्रिडियम है, इसके कंपोनेंट्स में एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं। डक्ट्स होती हैं बड़ी नालियाँ। तो ये बड़ी नाली, ये मोटी सी एक मैंने पाइप बना दिया, सीधा सीधा ये लंबाई के रुख लॉन्गिट्यूडनली दिखाया हुआ है। ये दीज आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी डक्ट्स, और इनसे निकलने वाली छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं, दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। एंड इन ट्यूब्यूल्स के एंड पे इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे इनका जो सिरा होता है, बिल्कुल इसका एंड, इसका नोक होती है जहाँ पे, वहाँ पे सेल्स पड़े हुए हैं स्पेशल किस्म के। उन सेल्स को अगर हम एनलार्ज करके बड़ा कर दिखाएं तो ये सेल है, ये वाला, जैसे ये ब्रांच आगे जाएगी इसके एंड पे होगा। तो ये इन सेल्स का नाम है फ्लेम सेल्स। तो इनके जो इस सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो फ्लेम सेल्स हैं, और सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडियम है, और उस सिस्टम में फ्लेम सेल्स हैं जो वेस्ट को इकट्ठा करते हैं इसकी बॉडी के अंदर से। अब हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैकेनिज़्म क्या है, वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है। तो वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस ये है, ये मैंने एक फ्लेम सेल को, उन्हीं फ्लेम सेल में से जो यहाँ पे छोटे छोटे थे, ये वाले थे, ये वाले थे, ये वाले थे, यहाँ पे ब्रांच के एंड पे थे, इनमें से एक को हमने एनलार्ज करके ये दिखा दिया हुआ, ये सारा एक सेल है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर में, क्योंकि एक सेल है, इसके टॉप पे अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये दानेदार जो ये साइटोप्लाज्म है इसका, और इसके सेंटर में यहाँ पे सीलिया का गुच्छा है, और इस सीलिया के गुच्छे की, ये गुच्छा जो है ये धागे से हैं, गुच्छा ये हिलते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं धागे, जैसे हवा चले और गुच्छा हो और वो मूव कर रहे हैं। तो इसके ऐसे ये धागे मूव करते हैं। आप क्लास सामने होती तो मैं आपको अपने उंगलियों से दिखा पाता कि ये कैसे, जैसे उंगलियों को ओपन कर लें, उसको बंद कर लें, इकट्ठा कर लें उंगलियों को, फिर फैला दें, फिर इकट्ठा कर दें, इस तरह इनकी फ्लिकरिंग होती रहती है, टिमटिमाते रहते हैं, जैसे शोला, आग का शोला
बुझता और जलता है, इस तरह से ये करते रहते हैं, तो इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल रख दिया गया हुआ है। तो ये एक फ्लेम सेल है और इसके इर्द गिर्द ये बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, एक सेल के इर्द गिर्द पेट के अंदर पानी भरा होता है और उस पानी में एमोनिया वेस्ट वगैरह हैं, तो उनको ये ड्रॉ करता है अंदर की तरफ, ये खींचता है। ये फ्लेम सेल जो हैं इन सीरिया की मूवमेंट्स की वजह से अंदर की तरफ खिंचाव पड़ता है, वो फिल्टर होके अंदर आते रहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी फ्लूइड सराउंडिंग द सेल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, याद रखिएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इट इज़ द टिश्यू फ्लूइड, इट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के इर्द गिर्द जो पानी खड़ा होता है, लिक्विड सा होता है, इट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और उसी पानी में, उसी फ्लूइड के अंदर वेस्ट हैं जिनको ये फिल्टर करके अंदर ले जाते हैं, फ्लेम सेल के अंदर चले जाते हैं, और फिर ये जो इसके सीलिया हैं ये मूव करते हैं और वो धकेल रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं उसको आगे की तरफ, फ्लेम सेल के अंदर आगे की तरफ, ये इस तरफ आगे की तरफ। यानी यहाँ पे अगर बॉडी में इस फ्लेम सेल था, पेट के अंदर लिक्विड को पहले ड्रॉ किया अंदर, फिर इससे आगे की तरफ, यूँ आगे की तरफ, यूँ आगे की तरफ, आगे जाके बड़े पाइप के अंदर डाल दिया जो एक्सक्रीटरी डक्ट है, और एक्सक्रीटरी डक्ट में से फिर ये ब्रांचेस बाहर को खुल रही हैं, ये पोर है, यहाँ पर सुराख है, उस नेफ्रेडियो पोर, उसके ज़रिए से फिर इस वेस्ट को बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये फिर यहाँ से ये आगे की तरफ डक्ट की तरफ जा रहा है और डक्ट से आगे फिर पोर के ज़रिए से बाहर चला जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन को हमने यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, ये मैं अब इसको टॉपिक को फिनिश की तरफ ले जा रहा हूँ, एंड की तरफ ले जा रहा हूँ। ज़रा सा नीचे करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ये स्टेप्स आपको दिखाऊँ मैं। तो इसका यही बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, दोबारा हम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। ये पॉइंट्स हमने बना दिए 1 2 3 इसका मैकेनिज्म। हाउ आर दीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, वो जो ट्यूब्यूल मैंने सारी दिखाई थी, दे आर ऑल स्प्रेड थ्रू आउट द होल बॉडी, पूरे जिस्म में फैला हुआ ये नालियों का जाल सा है, नेटवर्क है पूरा। इनकी जो ब्रांचेस हैं, नाली, एक तो मैंने कहा था मेन पाइप है, बड़ी नाली, और उस पाइप की ये ब्रांच है, ये छोटी सी, इसके एंड पे जाके कैप होती है, जैसे पेन के एंड पे जाके कैप होती है उसकी, इस तरह की कैप। दिस ब्रांचेस आर कैप बाय सेलुलर सेटअप, सेल्स का एक सेटअप है, सेल्स हैं जिन्होंने इसको कैप किया हुआ है, कॉल्ड फ्लेम सेल्स, और उन सेल्स का नाम फ्लेम सेल्स है। और फ्लेम सेल को मैंने एक्सप्लेन यहाँ कर चुका हूँ, ये सारा पूरा फ्लेम सेल, इस तरह के सेल यहाँ बेतहाशा इसके जिस्म में पड़े हुए हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते रहते हैं, ऑब्जॉर्ब करते रहते हैं, और फिर उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो नंबर 2 पे हमने कहा कि ब्रांचेज आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप कॉल्ड फ्लेम सेल्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द फ्लूइड सराउंडिंग दीज सेल्स, इन सेल्स के जो पानी है, इज़ ड्रॉन इनटू फ्लेम सेल्स, इनको अंदर फिल्टर करके अंदर खींच लिया जाता है, अंदर आ जाता है जब वो। देन बीटिंग ऑफ सीलिया, सीलिया की जो मूवमेंट है वो मूव करते हैं, जैसे मैंने कहा अपनी उंगलियों को हिलाएं, इस तरह मूव करते हैं। तो इनके मूव करने से वो जो अंदर पानी और उसके अंदर एमोनिया है डिज़ोल्व होके, इट इज़ पुश्ड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो अंदर आया है, इनटू ट्यूब्यूल्स, आगे नाली की तरफ उसको भेजा जाएगा। ये एरोस उसको नाली की तरफ, ट्यूब की तरफ भेजना है, इस ट्यूब की तरफ, इस ट्यूब्यूल की तरफ। और बीटिंग ऑफ सीलिया मैंने कहा था, इट इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, ये इट इज़ इक्वल टू फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, इट इज़ सिमिलर टू फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, शोला जैसे बुझता जलता है उसकी तरह की इसकी मूवमेंट होती है। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अब फाइनली ट्यूबुलर सिस्टम एम्प्टीज, खाली होता है, ड्रेन होता है, इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स, आखिर में जाके एक्सक्रीटरी डक्ट्स में वो जाके भेज दिया जाएगा, खाली होंगे ट्यूब्यूल जाके एक्सक्रीटरी डक्ट में, और एक्सक्रीटरी डक्ट फिर वो बाहर की तरफ खुलेगी, मैंने कहा था इट ओपन्स टू आउटसाइड बाय नेफ्रेडियो पोर्स, और पोर्स के ज़रिए से फिर उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए। प्लेनेरिया इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, हाइड्रा की 2-4 लाइनें हैं, कुछ लाइन्स इसकी हैं, और एक कंप्लीट क्वेश्चन हैबिटेट वाला, किस हैबिटेट में कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होंगे। इसको आज आप तैयार कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो।
अल्लाह हाफ़िज़।